नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई जैनित के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम अनिकेत जैन है और आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूँ। कुछ सवाल जो बहुत ही बेहतरीन लेवल के हैं वो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे आप लोगों को एक क्राइटेरिया मिल जाएगा कि किस तरह का लेवल, किस तरह का क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में अभी तक पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है। पिछले एग्जाम्स की बात करें तो 2020 यानी कि 2020 वाला पेपर और 2016 वाला और कुछ सवाल 2014 वाले, वो जो है जो अच्छे कॉन्सेप्चुअल सवाल है उनको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ सवाल जो है वो डायरेक्ट सीधे लाइन से उठाकर भी आरपीएससी पूछ लेती है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बेहतरीन सवाल है तो इससे एक क्राइटेरिया मिल जाएगा आप लोगों को। तो बात करते हैं, देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और सबसे पहला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2020 में पूछा गया सवाल था। देखिए ये आपके सामने है इन फ्रंट ऑफ यू। जो क्वेश्चन था वो था, हिंदी में अगर बोलें इसको तो वी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा प्रोपेन के विरचन के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी। किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी। तो देखिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन बाय डी कार्बोक्सिलेशन मेथड। तो बात सिर्फ ये है घूम फिर के कि ये जो केस है ये सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन का केस है, एल्केन वाले चैप्टर से बिलोंग कर रहा है। कैसे स्ट्राइक किया, सवाल ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सॉल्ट प्रोपेन देगा बना करके, और वो भी डी कार्बोक्सिलेशन से। तो डी कार्बोक्सिलेशन जो है सोडियम सॉल्ट का जो हम कराते हैं वो सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट करके करवाते हैं। करेक्ट बात है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है और आपने ये देखो, इसका एक तरीका क्या हम लेते हैं काम में। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम इस रिएक्शन के अंदर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट करवाते हैं। सोडा लाइम की प्रेजेंस में जब इसे हीट कराते हैं तो कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनता हुआ डी कार्बोक्सिलेशन होता है। हाँ, एल्केन वाले चैप्टर में इसको देखा जाता है। कैसे होता है ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सॉल्ट नेगेटिव पॉजिटिव, ये डी कार्बोक्सिलेशन, और जो R माइनस कार्बेनाइन बना है उस पर फाइनली H2O प्रोटॉन्स अप्लाई कर देता है और एल्केन बन जाता है। तो हमें क्या देखना है, हमसे पूछा गया सवाल, देखो मैं बहुत आराम से चल रहा हूं, कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा हूं। वहां पर तो हमें प्रॉपर स्पीड से एक्यूरेसी के साथ चलना होता है एग्जाम के अंदर, लेकिन यहां बहुत आराम से देख के चल रहे हैं कि किस तरह से सवाल पूछा जा रहा है और एक्यूरेसी मेंटेन कैसे करेंगे ऑर्गेनिक में। तो भैया एक एक ऑप्शन को लेकर के चलिए। तो ये बी ऑप्शन थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, ये बी ऑप्शन ये वाला है, ये ए है। देखना इसके अंदर CO2 जाएगी और एक हाइड्रोजन आप जोड़ोगे तो एथेन बनेगा। तो इस पर्टिकुलर केस की यदि बात की जाए, इस पर्टिकुलर केस की यदि बात की जाए स्टूडेंट्स, तो इस केस में ए ऑप्शन में एथेन बन के आएगा और बी ऑप्शन में जब डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो आप देखोगे प्रोपेन बन के आएगा, सी में मैथेन बन के आएगा और डी के अंदर ब्यूटेन बनेगा। तो भैया आपसे जो पूछा गया था सवाल कि सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोपेन बाय डी कार्बोक्सिलेशन, उसका आंसर आ गया बी। ये वाला ऑप्शन इसका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है बी। ये सॉल्ट जो है वो प्रोपेन बनाने में काम आएगा, सोडियम सॉल्ट एसिड का। तो ये क्वेश्चन आप देखना कई बार एग्जाम्स में आ चुका है एल्केन वाले चैप्टर से। कौन सा, डी कार्बोक्सिलेशन का। इसके अलावा एल्केन वाले चैप्टर से कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन, हेलोजिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन, मतलब एल्केन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो है ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ इसके बाद इसका आंसर बी होगा, सेकंड ऑप्शन इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर होगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी देखिए आप एल्केन वाला, ये 2020 आरपीएससी का ही सवाल है। क्या पूछा गया था, एल्केनों की हैलोजन के साथ अभिक्रिया की गति की दर निम्नलिखित में से किस हैलोजन के साथ उच्चतम है। कितना बढ़िया लेवल का सवाल है। हाँ, द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्केन इज हाईएस्ट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन। तो स्टूडेंट्स
आप लोगों को देखो इस रिएक्शन के बारे में पता होगा कि जब एल्केन्स की रिएक्शन, हाँ जी, जब एल्केन की रिएक्शन हैलोजन से करवाते हैं, फोटोकेमिकल कंडीशन में इस रिएक्शन को करवाया जाता है, मतलब विदाउट लाइट, बिना प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि एल्केन जो होते हैं, पैराफिन इन्हें बोलते हो, दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर इनर्ट, दे आर मोर स्टेबल, दैट इज व्हाई लाइट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाया जाता है। एल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन के उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। ये एक रिएक्शन हो गई। अब बात है रेट ऑफ रिएक्शन की हैलोजन के लिए, तो X2 की रेट जो है वो मैकेनिज्म से पता चलती है। मैकेनिज्म में चेन इनिशिएशन स्टेप जो होता है, पहला स्टेप, उसमें रेडिकल बनता है फोटोकेमिकल कंडीशन में, 2x रेडिकल बनते हैं, और ये पहला स्टेप है इनिशिएशन। प्रोपागेशन स्टेप जो होता है ना, हाँ, वही स्टेप स्लो आरडीएस स्टेप होता है। तो प्रोपागेशन के अंदर जो पहला स्टेप है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स रेडिकल से रिएक्ट करेगा, दैट इज द स्लो आरडीएस स्टेप, और ये रेडिकल मैनर में क्लीवेज होता है, और ये आर रेडिकल और HX, हमें पता है ना कि H रेडिकल अनस्टेबल है, हम जानते हैं, तो ये H रेडिकल जो है वो X के साथ रिएक्ट करता है और R रेडिकल बनता है, ये स्लो RDS। अगले स्टेप में R रेडिकल जो है प्रोपागेशन में प्रोडक्ट की तरफ जाता है, वो X2 से रिएक्ट करके और क्या बनाता है, RH बनाता है एल्काइल, और जो रिमेनिंग X रेडिकल है वो चेन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये क्यों बता रहा था मैं आप लोगों को कि ये जो स्टेप है ना, दूसरा वाला, ये दूसरा वाला जो स्टेप है, हाँ जी, कौन सा दूसरा वाला जो स्टेप है, मैंने ये ब्लैक ले लिया, ये वाला स्टेप, ये है हमारे काम का। इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है, यही रेट बताएगा, ये इसी स्टेप में रेट जो है डिटरमाइन की जाती है। एक्स रेडिकल H से रिएक्ट कर रहा है और R रेडिकल बन रहा है। तो एक्स रेडिकल की रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा, F रेडिकल, हाँ जी, क्या बता रहा हूं मैं, क्या बात कर रहे हैं हम, जो F रेडिकल है, F वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, Cl उससे कम, Br उससे कम, और I सबसे कम। साइज फैक्टर कह दो, साइज फैक्टर आप ले सकते हो रेडिकल की स्टेबिलिटी के सेंस में। तो स्टूडेंट्स एक बात आप समझिएगा, F रेडिकल जो है वो रिएक्टिव है, सबसे कम स्टेबल है, रिएक्टिव है तो तुरंत रिएक्शन करेगा, और इधर जो बन के आ रहा है ना ये HX, अगर HF की बात करो, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन हैलाइड्स में, HI सबसे वीक होता है, HX सबसे स्ट्रॉन्ग, HF सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है साइज फैक्टर की वजह से। तो ये सारे फैक्टर एक्सोथर्मिक प्रोसेस बता रहे हैं इस स्टेप के लिए, फ्लोरीन के लिए ओनली, ये ध्यान रखना, फ्लोरीन के लिए। क्लोरीन ब्रोमीन ये एंडो है, ये एक्सो बनता है, जबकि आयोडीन के लिए आपने देखा होगा रिवर्सिबल स्टेप हो जाता है। तो इसलिए रिएक्टिविटी सबसे बेस्ट, क्या पूछा है सवाल, रेट ऑफ रिएक्शन एल्केन की किसके रेस्पेक्ट में, हाईएस्ट इन हाइड्रोजन हैलोजेंस के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, F2 इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। F रेडिकल अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है, इस स्टेप में वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, HF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन देखो उसने सवाल तो आपसे पूछ लिया, हाँ, और ये भी देखो कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगी ना, वो आएगी F2Cl2 Br2 और I2, बाकायदा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है रिएक्टिविटी का। लेकिन एल्काइल के फ्लोराइड इस रिएक्शन से बनते ही नहीं है, इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि और अदर दूसरे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हो जाते हैं, तो सक्सेसफुल नहीं होती। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही इस रिएक्शन से ढंग से करवाया जाता है, आयोडीनेशन भी रिवर्सिबल हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शन फ्लोरीनेशन जो है उसके लिए हम बाल्जी शिमान रिएक्शन, नॉट बाल्जी शिमान सॉरी, उसके लिए हम लेते हैं स्वार्ट रिएक्शन को काम में एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। एल्केन से एल्काइल फ्लोराइड नॉट ए गुड मेथड, एल्काइल हैलाइड से एल्काइल फ्लोराइड स्वार्ट रिएक्शन, ये भी एक बार एग्जाम में आ चुकी है, वो हम काम में लेते हैं। समझ आ गया है सभी स्टूडेंट्स को। तो ये तो चर्चा हो गई है इस केस की। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा F2, ए आंसर होगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ये हमारा जो है हो चुका है दूसरे नंबर का सवाल, एल्केन वाले चैप्टर से ये पूछा गया था।
तीसरा जो सवाल है वो पूछा गया है, वो जो सवाल हमने लिया है ये भी आरपीएससी 2020 का सवाल है। निम्नलिखित किस हाइड्रोजन हैलाइड की एल्कीन पर योग की अभिक्रियाशीलता उच्चतम है? मीन्स द रिएक्टिविटी ऑफ एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इज हाईएस्ट विद एल्कीन। मतलब इन हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्टिविटी पूछी गई है एल्कीन के रेस्पेक्ट में। तो आपको मैं सिर्फ इतनी सी बात यहां पर बताऊंगा कि एल्कीन की रिएक्शन, मान लीजिए हमने प्रोपीन ले ली, आपने पढ़ी भी है एडिशन रिएक्शन देती है एल्कीन, आपने पढ़ी भी होगी, तो सभी एल्कीन एडिशन रिएक्शंस देती हैं। और हाइड्रोजन हैलाइड्स का जब एडिशन करवाया जाता है HX का, तो पहले स्टेप में एसिड यानी इलेक्ट्रोफाइल इस पर जुड़ता है, और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से हम चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसमें X अटैच हो जाता है। दैट मीन्स जिस हाइड्रोजन हैलाइड की H+ देने की टेंडेंसी ज्यादा है वो बेस्ट रिएक्टिव होगा, मोर स्टेबल कैटायन इसमें बन के आता है, यही इसका RDS स्टेप है। तो इन चारों की एसिडिटी को यदि आप लेकर के चलो कॉन्सेप्ट, तो इससे आपका रिएक्टिविटी का आंसर निकल जाएगा। और एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है HI की, फिर HBr की, उससे कम HCl की, और सबसे कम HF की। हाइड्रोजन हैलाइड्स के रेस्पेक्ट में एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये भैया। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, और अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इन चारों में तो ये सबसे आसानी से पहले प्रोटॉन देगा। तो एल्कीन के लिए किस हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रियाशीलता सबसे उच्चतम होगी? HI की होगी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो D निकल के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो आप, रिएक्टिविटी ऑर्डर, और बाकायदा यही डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है इन चारों का। तो चाहे से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछे, चाहे से कौन स्ट्रॉन्ग सबसे बेस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, इस तरह का सवाल पूछे, कॉन्सेप्चुअल सवाल है भैया। देख लो 2020 में किस तरह के सवाल भी ऑर्गेनिक से पूछे गए थे आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के पेपर के अंदर। तो ये आपको क्लियर हो गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखिए 4th क्वेश्चन की तरफ पूछा गया है, निम्नलिखित किस एल्कीन का ओजोनी अपघटन, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित किस एल्कीन का ओजोनी अपघटन प्रोपेन 2-on तथा मैथेनेल देता है? किस एल्कीन का, यानी ओजोनोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव्स प्रोपेन 2-on एंड द मैथेनेल। 4th जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखो सुनो, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस, ओजोनी अपघटन, और एल्कीन वाले चैप्टर से बिलोंग करती है, और हर बार अपना सवाल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में देती भी है, और ऐसा ही पूछता है सवाल, बस थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको बस ये देखना है कि प्रोडक्ट क्या पूछा है। प्रोडक्ट पूछा है प्रोपेन 2-on। प्रोपेन 2-on क्या होता है देखना स्टूडेंट्स, प्रोपेन 2-on होता है एसीटोन, इसी को बोलते हैं प्रोपेन 2-on। और मैथेनेल क्या होता है? मैथेनेल होता है फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। अब HCHO को आप ऐसे लिख दो और इन दोनों को हटा दो, ये इसका सबस्ट्रेट आ जाएगा एल्कीन निकल के, आइसोब्यूटीन। और आइसोब्यूटीन का IUPAC नाम जो होगा वो होगा 2-मिथाइल प्रोपीन। तो ये सीधा सीधा आंसर निकल गया C इसका। ब्यूटटूइन, अरे भैया ब्यूटटूइन का, अरे क्या करते हो ओजोनोलाइसिस में, एल्कीन को तोड़ते हो, देखो क्या करते हो, एल्कीन को सीधे तोड़ देते हो और दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ देते हो, यही तो करते हो ना। एसीटैल्डिहाइड बनेगा। आपने आरपीएससी ने सवाल पूछा है कि एल्कीन, कौन सी एल्कीन इनमें से प्रोपेन 2-on और मैथेनेल देगी? ब्यूटटूइन नहीं देगी। प्रोप-1-इन कैसे देगी? प्रोप-1-इन मतलब प्रोपीन, वो भी नहीं देगी, वो भी एसीटैल्डिहाइड बनाएगी। और ब्यूट-1-इन भी नहीं देगी। करके देख लो आप एक एक क्वेश्चन। आपको जब इस तरह के सवाल सॉल्व करने तो आप एक एक ऑप्शन को लेके चलो घर पे, तो उससे क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ट हो जाता है, फिर एग्जाम में हमारी एक्यूरेसी प्रॉपर बनी रहती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, समझ में आ रहा है सभी को? इसका आंसर क्या होगा 4th का? 4th का आंसर आएगा C ऑप्शन। 4th का आंसर आएगा C ऑप्शन जो है, ठीक है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन की तरफ ये अब आपके सामने रिएक्शन आ गई है। एक टालुइन दिया हुआ है, Cl2 एरो पर लिखा हुआ है, प्रकाश की उपस्थिति डाली हुई है, A बनाया हुआ है। उसके बाद H2O हाइड्रोलाइसिस करा रखा है, हाई टेम्परेचर 373 केल्विन पर B, और सवाल पूछा है A और B क्रमशः है, रेस्पेक्टिवली है। तो देखो ये जो रिएक्शन है
ये क्लोरीनेशन रिएक्शन है। प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है। ये sp3 हाइब्रिड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, यदि आपने इसके बारे में सुना हो तो। sp3 की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है और sp3 ये है। sp3 क्या है? ये है। sp3 कौन सा है? ये वाला है। तो अब देखो इस sp3 पर क्लोरीनेशन, तो इस रिएक्शन को लिखें एक बार, यहां इस साइड पे लिखता हूं, देखो एक बार इस तरफ लिखता हूं कि यदि टॉलुइन की रिएक्शन क्लोरीनेशन करवाया जाए प्रकाश की उपस्थिति में तो ये बेंजाइल क्लोराइड बनाता है, और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस आगे दे दिया तो ये बेंजाइल अल्कोहल बनाता है। नॉर्मली ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? पहले तो ये चेक करते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या, तो देखते हैं एक बार। तो आप देखोगे कि क्लोरोबेंजीन, बेंजल क्लोराइड, पैराक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ये हमारे लिए आसान कर दिया आरपीएससी ने कि बेंजल क्लोराइड वाला एक ऑप्शन दिया है और दूसरा दिया ही नहीं। क्लोरोबेंजीन इस रिएक्शन में, ऐसा तो संभव ही नहीं है टॉलुइन से क्लोरोबेंजीन बन जाए, संभव ही नहीं है, ये ऑप्शन तो कट गया है, कट गया है। पैराक्लोरोटोलुइन बन सकता है, लेकिन इस रिएक्शन में प्रकाश की जगह AlCl3 डालो तो ये क्लोरीनेशन ArSe का केस बनता, तब पैराक्लोरोटोलुइन आ सकता था। तो ये ऑप्शन भी कट गया है, क्योंकि जब तक ये बनेगा नहीं पैराक्रिसोल तक जाएगा भी नहीं। तो पहले ऑप्शन में ए में ही कट रहा है ना आंसर। और डी ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, अरे भैया ये फिर वही कंडीशन हो गई, पैराक्लोरो ऑर्थोक्लोरो ये सब ArSe मैकेनिज्म के उदाहरण एग्जांपल है। ये तब बनते हैं जब लुईस एसिड डाला जाता है, इस लाइट की जगह AlCl3 डाला जाता है, तब बनते हैं, तो ये बनेंगे ही नहीं। तो बचा कौन सा? बेंजल वाला। तो अब इसको आप कॉन्सेप्चुअली लेके चलो कि ये क्यों होगा भैया, बेंजल बेंजाइल बना और बेंजाइल पे एक और बार इसने करवा दिया, दैट मींस इसने जो रिएक्शन दी उसके आधार पर ये क्या कर रहा है, ये बेंजल बनवा रहा है, तो बेंजल बना देंगे। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये लो बेंजल, 2 क्लोरीन होता है, 2 हाइड्रोजन हट जाते हैं, बेंजल क्लोराइड हो गया, ये बेंजाइल था ये बेंजल हो गया। और इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो स्टूडेंट 2 क्लोरीन पर 2 OH डिस्प्लेस होंगे और एक कार्बन पे 2 OH H2O निकल के क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो आ गया ना आपका आंसर निकल के, इसका आंसर बी आंसर निकल गया है। 3 ऑप्शन वैसे कट गए। यदि आप एक एक रिएक्शन को विद कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं अब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वैसी नहीं रही कि भाई बिना गाइडेंस के ऑर्गेनिक चल जाएगा काम कैंडिडेट का, बिल्कुल नहीं चलता। पूरी कॉम्पिटिटिव अप्रोच, पूरे कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, आप देखते चलो। ये तो मैं कुछ आपके सामने नमूने, कुछ आपके सामने एग्जाम्पल्स लेके आया हूं। अगर आप पूरे पेपर को ऑर्गेनिक के सवाल, क्योंकि कम से कम 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन सेकंड पेपर में जो है ऑर्गेनिक के आते हैं अभी पिछले पैटर्न के हिसाब से। तो अब यदि कोई नया ही पैटर्न, कोई नया ही सिस्टम बना के दे दे, वैसे सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, इससे ज्यादा क्या होगा, और पैटर्न जो है वो मामूली सा बदलेगा, सवाल तो ऑर्गेनिक तो वही रहेगी ना। तो क्वेश्चंस 45 आते हैं अब तक जो पैटर्न चला, और आप सोच के देखो वो लेवल जो 2016 और 2020 में रहा है, ये अपने आप में बेहतरीन लेवल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप देखना उसमें। तो आप ये कुछ सवाल मैं आपके सामने लेके आऊँ, तो ये आपको क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको समझ आ गया होगा, इसका आंसर होगा बी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो चुका है 5th क्वेश्चन। तो हम लोग बात कर रहे हैं देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आरपीएससी के। तो मैंने स्टार्टिंग की आप लोगों की डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन के पहले सवाल से, फिर मैंने एल्केन के हेलोजनीकरण के दूसरा सवाल लिया, और फिर मैंने एल्कीन का एडिशन रिएक्शन का सवाल लिया, ओजोनोलाइसिस का एक क्वेश्चन आपको बता दिया। ये सब आरपीएससी 2020 के सवाल है। और ये भी इस तरह के सवाल में देखो ऑप्शन ही हिंट दे देता है हमको कि क्या आंसर रहना चाहिए, है ना। तो कई बार ऑप्शन से हमें हेल्प मिल जाती है। 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक जो है वो उच्चतम है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक जो है वो उच्चतम है। ये देखो इस तरह के सवाल भी कई बार आरपीएससी में आ जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, ये कई बार, और ये सवाल तो अपने आप में बढ़िया लेवल का है, क्योंकि इसमें एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं डाले, इसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग मेंबर ले लिए, अलग अलग सीरीज उठा ली। एक सीरीज है एल्डिहाइड, एक सीरीज एल्डिहाइड यानी कार्बोनाइल वाली है,
एक सीरीज एल्कोहल वाली है, यानी एक एग्जांपल एल्कोहल का है, एक ईथर का है और एक एल्केन का है। देखिए स्टूडेंट, आप देखिए चारों अलग अलग मेंबर हैं। कई बार क्या होता है कि एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर उठा लेते हैं, जैसे एल्केन ले लिया, 4 एग्जांपल ले लिए, उनमें आपस में बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करवा लिया, ब्रांचिंग करके करवा लिया। अब यहाँ पर 4 अलग अलग, तो ये अगर किसी स्टूडेंट ने ढंग से फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, भौतिक गुणों को पढ़ा है चैप्टर में, तो वो इस सवाल को कर सकता है। और नहीं तो इसमें कॉन्सेप्ट भी है, देखो क्या है। आप इस तरह के सवालों को अटेम्प्ट करना चाहते हो, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, नहीं लिक्विड फॉर्म में होंगे ये मॉलिक्यूल, लिक्विड फॉर्म में जाएंगे कंपाउंड, बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइल करना, तो भैया लिक्विड फॉर्म में कंपाउंड होने का मतलब होता है आपस में मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आपस में 2 मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर बढ़ जाते हैं तो लिक्विड फॉर्म में जाने की टेंडेंसी बढ़ती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब जैसे कि आप पढ़ते हो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल अट्रैक्शन हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, इस तरह के कॉन्सेप्ट, जैसे कि वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि H2S जो है वो गैसियस फॉर्म में होती है बिकॉज उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है ना। एल्कोहल लिक्विड्स होते हैं जनरली, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल जो है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, ये भी लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। तो देखो बात क्या है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट और कार्बोनाइल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कंसेप्ट, और यहां पर ऐसी चीज नहीं होगी बेसिकली। तो आप समझिएगा कि ये तो पता चल गया एल्केन जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, ईथर थोड़े ज्यादा होंगे लेकिन इन दोनों से कम होंगे, क्योंकि यहां पोलरिटी आ गई ना, और जहां पोलरिटी आ गई वहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ते हैं, देखो कार्बोनाइल में कैसे दिखाते हैं, कार्बोनाइल में ऐसे दिखाते हैं, इनका जो क्या कहते हैं अपन हिंदी में, संगुणन, इनका जो अटैचमेंट है वो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, ये इस तरह से पॉजिटिव। तो ये, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कैसे दिखाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम एल्कोहल में हम दिखाते हैं कुछ इस तरह से, लाइक दैट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा डोमिनेंट है इसके कंपैरेटिवली बिकॉज ऑफ स्टीयरिक फैक्टर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर होता है और ज्यादा स्ट्रांगली वो पैक करता है, मॉलिक्यूल को बाउंड करता है। दैट इज वाई आपने ये पढ़ा भी होगा कि एल्कोहल्स जो है वो अपने ही बराबर संख्या वाले एटम्स, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं एल्कोहल्स, देन एल्डिहाइड्स, देन ईथर एंड देन हाइड्रोकार्बन एल्केन्स, एलिफेटिक। तो इस हिसाब से इसका आंसर निकला है सेकंड ऑप्शन, यानी बी, ब्यूटेनॉल का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा इन चारों, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? तो ये इस तरह के सवाल भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्चुअली होकर के चलना होता है, तो ये सवाल भी जो है हमारे अटेम्प्ट हो जाते हैं ना। इसके बाद देखो आप एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और बेहतरीन सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आरपीएससी 2020 में पूछा हुआ सवाल है, 7th क्वेश्चन, इन यौगिकों में से किसकी क्रियाशीलता जो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए हाईएस्ट है, उच्चतम है? तो भैया न्यूक्लियोफिलिक, क्या पूछा है आपसे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए किसकी क्रियाशीलता, जरा चारों को ऑब्जर्व करना, बेंजल्डिहाइड, टोल्यूलैल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, एसिटोपिनोन, चारों के चारों क्या है, कार्बोनाइल्स हैं, और कार्बोनाइल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये इसका स्लो आरडीएस स्टेप होता है, और यही स्टेप डिसाइड करता है। तो भैया देखो कौन डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो इस और इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव, साथ ही साथ स्टीयरिक इफेक्ट पर भी डिपेंड करता है। और इस आधार पे आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड्स कीटोनों से ज्यादा क्रियाशील होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, पहली बात। अब आप देखो
उसने कितना बेहतरीन बना दिया सवाल को, उसने स्ट्रक्चर नहीं बना के दी, उसने नाम लिख दिया। कुछ तो मैदान से वैसे ही बाहर हो गए कैंडिडेट, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएंगे। हाँ, और जिसमें ये पैराटोल्यूलैल्डिहाइड वाला मामला तो कुछ स्टूडेंट के समझ ही नहीं आएगा जल्दी से। बेंजल्डिहाइड क्या है, देखो मैं बनाता हूं एक बार, रुको एक बार, पहले मैं इसको हटा रहा हूं। बेंजल्डिहाइड होता है ये तो सब जानते हैं। पैराटोल्यूलैल्डिहाइड तो भैया टोलुइन और एल्डिहाइड मिलाकर के बनता है पैराटोल्यूलैल्डिहाइड। तो टोलुइन की पैरा पोजीशन पर एल्डिहाइड लगा दो, ये बन गया पैराटोल्यूलैल्डिहाइड। आ रहा है समझ में? पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बना दिया। और ये लो जी भैया एसीटोफिनॉन, तो ये बना दिया हमने एसीटोफिनॉन। देख लो ना कितना बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, जीओसी से। ये जीओसी में ही इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिए जाते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं सबसे पहले जीओसी बताई जाती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री आइसोमेरिज्म चैप्टर करवाया जाता है, नॉमेनक्लेचर करवाया जाता है, हाँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म, टाइप ऑफ मैकेनिज्म करवाया जाता है। उसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन आगे के चैप्टर्स में पढ़ते हैं। पहले बेसिक इसलिए करवाते हैं, ये ध्यान रखना ऑर्गेनिक में। तो भैया कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो न्यूक्लियोफाइल तो आपको केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेक करना है, और विथड्रॉइंग ग्रुप इस मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, रिलीजिंग ग्रुप इस मैग्नीट्यूड को कम करेगा। मैग्नीट्यूड कम करने का मतलब है स्टेबल कर देगा, मैग्नीट्यूड बढ़ाने का मतलब है डिस्टेबल कर देगा। और मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इजीली होगा, रेडियली होगा। तो सबसे बेस्ट देखो, ये तो वैसे ही मैदान में बाहर हो गया था क्योंकि ये तो कीटोन है। कीटोनों की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से कम होती है क्योंकि इनमें प्लस आई इफेक्ट साथ में काम करता है, स्टीयरिक फैक्टर साथ में काम करता है। एल्डिहाइड्स में यदि चुनोगे तो सबसे बेस्ट रिएक्टिविटी नाइट्रो देगा, उसके बाद नॉर्मल, और उससे कम पैराटोल्यूलैल्डिहाइड। मतलब टोल्यूलैल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड से कम है और नाइट्रो वाला से बेस्ट है। और ये रिएक्शन आपको पता है, ये पैराटोल्यूलैल्डिहाइड और पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, इस तरह की रिएक्शन हम कंडेंसेशन में पढ़ते हैं। सॉरी, कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर हम इसे, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आएगा सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर निकल के आएगा। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत बढ़िया सवाल था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग कर रहा था, और इस तरह का क्वेश्चन भी देख लीजिए आरपीएससी पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 8वां जो सवाल है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल है नाइट्रोनियम आयन की उत्पत्ति में नाइट्रिक अम्ल किसकी भांति कार्य करता है? क्या सवाल पूछा गया? नाइट्रोनियम आयन की उत्पत्ति में नाइट्रिक अम्ल जो है वो किसकी भांति, यानी इन द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन नाइट्रिक एसिड एक्ट एज ए और एन। तो ये रिएक्शन जो है ARAC, ये नाइट्रेशन का केस होता है। और इस रिएक्शन में आपको याद होगा कि आप जो इस रिएक्शन के अंदर बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं और नाइट्रोबेंजीन इसमें एज ए प्रोडक्ट बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड और H2SO4 दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है अपने आप में, ये आपको ये भी पता है। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर इसमें काम में लिया जाता है। अब सवाल क्या है, इन दोनों की रिएक्शन होकर के नाइट्रोनियम आयन बनता है, लेकिन नाइट्रेशन रिएक्शन में इन दोनों में से कौन एक स्पीसीज एक कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव करती है, एक कॉन्जुगेट एसिड की तरह। और आपने अगर एसिडिटी ऑर्डर पढ़ा हो तो आपको ये पता है कि H2SO4 की एसिडिटी HNO3 से ज़्यादा होती है। और इस कॉन्सेप्ट के आधार पे इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो स्टूडेंट्स HNO3 में नाइट्रिक एसिड जो मतलब HNO3 जो है वो H2SO4 से रिएक्ट जब करता है तो भैया H+ अपना नाइट्रिक एसिड को डोनेट करता है, एंड देन उसके बाद डिहाइड्रेशन होता है और नाइट्रोनियम आयन बनता है। तो H+ इसने डोनेट की, ये तो बिहेव करता है कॉन्जुगेट एसिड की तरह।
और ये बिहेव करता है कॉन्जुगेट बेस। ये ऐसे कह दो ना, सीधी सीधी लैंग्वेज में कह दो ना कि ये तो बिहेव कर रहा है एसिड की तरह, स्ट्रॉन्ग वाला तो, और ये बिहेव कर रहा है बेस की तरह। मतलब एक पावरफुल एसिड नाइट्रिक इस रिएक्शन में बेस की तरह बिहेव कर रहा है। आंसर क्या निकला है? सेकंड ऑप्शन, क्षार बेस की तरह। लवण तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन इसने ही तो नाइट्रोनियम है। आपसे पूछा है नाइट्रोनियम आयन की उत्पत्ति में नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रोनियम आयन नहीं पूछा है, नाइट्रिक अम्ल पूछा है कि वो किसकी तरह जो है बिहेव कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह से वो एक्ट कर रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बेटर समझ में आ गया होगा। और अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस कक्षक द्वारा बने बंध की आपेक्षिक सामर्थ्य उच्चतम होगी? ओके ओके ओके, ये कंट्रोवर्शियल सवाल आ गया है आपके सामने। पूछा है द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज हाईएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो स्टूडेंट ये तो बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल सवाल आ गया, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग में ओवरलैपिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ के कंसेप्ट को जब बताते हैं तब वहां सिखाया जाता है। वहां क्या सिखाया जाता है कि भैया अगर आपके सामने अलग अलग ऑर्बिटल्स बने हुए हैं और एक हाइब्रिड एक अनहाइब्रिड है, तो यह बताया जाता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ, यानी ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ओवरलैप करते हैं, या यूं कह दो कि अच्छी स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड बनाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल अनहाइब्रिड की तुलना में बेटर ओवरलैपिंग करते हैं। क्या बोला मैंने? हाइब्रिड ऑर्बिटल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली बेटर ओवरलैपिंग करते हैं। पहली बात, हाइब्रिड अनहाइब्रिड की तुलना क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर के बेटर ओवरलैप करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, आपसे पूछा उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने की ज्यादा होगी अनहाइब्रिड में, और अनहाइब्रिड में आप पढ़ते हो पी की एस से ज्यादा होती है। ये देखते हो कि नहीं? क्योंकि डंबल शेप है, स्फेरिकल है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी पी की ज्यादा। जब कुछ नहीं लिखा, यानी कोई ऑर्बिट का नंबर नहीं दिया, कोई शेल नंबर एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ नहीं लिखा, 1s 2s वगैरह कुछ नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। और ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है तो इस हिसाब से s और p अनहाइब्रिड है, और sp और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो दैट मीन्स आंसर जो है वो b या d में से होना चाहिए। करेक्ट बात, b और d में से होना चाहिए आंसर। सही है। अब क्या है बात, b और d में हाइब्रिड ऑर्बिटल में जब हमें कंपेयर करना होता है तो हम आंसर निकालते हैं इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर से, और परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होते हैं वो जितने ज्यादा होंगे ऑर्बिटल की साइज उतनी ही कम हो जाती है, साइज ऑफ ऑर्बिटल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर का कंसेप्ट? कि एस परसेंट बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम हो गई। एस ऑर्बिटल पे न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा काम करता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, पी बाहर होता है, आउट ज्यादा एनर्जी का होता है। तो एस परसेंटेज बढ़ना मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होना, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो साइज घट जाएगी ऑर्बिटल की। साइज कम होती है तो हम कहते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल कम होना मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग साइज ऑफ ऑर्बिटल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बड़े साइज का ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिट होगा, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी, वीक बॉन्ड बनता है। छोटे साइज का ऑर्बिटल होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट का मतलब है स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहां पे। कॉन्सेप्ट निकल के जो आ रहा है वो यही है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर हम चेक कर लेते हैं, जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा आता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, क्योंकि उसका साइज छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियस के पास है वो। और बाकी फिर इसमें और कॉन्सेप्ट यदि हम काम में लेना चाहे तो हम बताते हैं ना, एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है, प्रॉपर अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है एस ऑर्बिटल पे न्यूक्लियस का। तो कुछ ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए जाते हैं, बट आरपीएससी लेवल पे अगर आप देख रहे हो तो इतना काफी है। sp sp2 sp3 यही तो आता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर। क्यों ऐसा आया? क्योंकि 50% एस
एस परसेंटेज कितने हैं? 50%, 33% और 25%। sp3 में सबसे कम है परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो इस हिसाब से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है सबसे बेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट sp का आंसर आना चाहिए। लेकिन आरपीएससी ने इस डी ऑप्शन को टिक किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट और अकॉर्डिंग टू वेरियस रेफरेंस बुक्स आंसर तो sp होना चाहिए, लेकिन आंसर की डी इसको बता रही है। अब क्यों, इसका तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता हूं। ये इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि सवाल क्या पूछा है? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज हाईएस्ट, है ना। तो भले ही उसने ये आंसर दिया हो, मे भी शायद अब इसको फिर बोनस या डिलीट में रखा होगा लास्ट के अंदर, क्योंकि हमें पता है आंसर इसका जो हो आएगा निकल के वो आएगा sp। ये और बात है कि ओवरलैपिंग इंट्रीगल जो है वो भले ही sp3 का ज्यादा होता होगा, बट यहां पर सीधे सीधे, क्योंकि जनरल हम बात कर रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की और वो बॉन्ड एनर्जी से ही हम पता करते हैं, और बॉन्ड स्ट्रेंथ हम जानते हैं sp वाले कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, sp ऑर्बिटल एटम की, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर उसके ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई है इस क्वेश्चन के रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले की। ऐसे सवाल भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नॉर्मल ब्यूटेन के गॉश फॉर्म में मैथिल जो ग्रुप्स हैं उनका अलगाव है। इस सवाल का मतलब ये हो गया, इन द गाउचे कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन द मिथाइल ग्रुप्स आर अपार्टेड बाय, कितने एंगल से वो अलग अलग हो रखे हैं। ये स्टीरियो केमिस्ट्री का सवाल आ गया है। तो देखो नॉर्मल ब्यूटेन आप पढ़ते हो और इसके गाउश फॉर्म को भी बनाते हो, स्टैगर्ड को भी बनाते हो, फुली स्टैगर्ड को भी और एक्लिप्स्ड को भी बनाते हो। गाउश जो फॉर्म है वो फॉर्म होती है जिसके अंदर एक मिथाइल इस तरह से स्टैगर्ड ही है, लेकिन मिथाइल आपस में कैसे होते हैं? गाउश होते हैं, या गॉश भी बोल देते हैं। तो एग्जैक्टली ये पूछा गया है कि इन द गाउश फॉर्म ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन द मिथाइल ग्रुप्स आर अपार्टेड बाय, कितने एंगल से, यानी डायड्रल एंगल कितना चल रहा है? तो ये एंगल 60 डिग्री। ये गॉश फॉर्म है और इसके बहुत सवाल आते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। अभी देखना आप स्टीरियो केमिस्ट्री से। तो नॉर्मल ब्यूटेन आपके सिलेबस में है, साइक्लोहेक्सेन आपके सिलेबस में है, इन दो के सवाल आते ही आते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इसका आंसर मिल गया। इसका आंसर होगा बी, 60 डिग्री जो है इसका आंसर निकल के आएगा 10वें क्वेश्चन का जो है। तो बहुत आसान सा सवाल था, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं था, बट कई बार हमें ध्यान ही नहीं होता है कि गॉश क्या है, क्योंकि गॉश फॉर्म ये होती है और ये होती है इसकी फुल्ली स्टैगर्ड, जिसमें 180 डिग्री का एंगल होता है। ये होती है इसकी फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म, ये वाली, जिसमें 180 डिग्री का डायहेड्रल एंगल काम करता है, देखा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई है इस क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे। निम्न में से किसका विन्यास जेड है? मतलब ये ईजेड नॉमेनक्लेचर का सवाल हो गया। आरएस नॉमेनक्लेचर से भी सवाल पूछा जाता है, ईजेड से भी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल का सवाल ईजेड से बनता है और कॉन्फ़िगरेशनल ऑप्टिकल में आरएस नॉमेनक्लेचर का सवाल। दो क्वेश्चन पेटेंट है स्टीरियो के, ईजेड और आरएस का, हर बार आता है। और एक सवाल कन्फर्मेशनल से आता है जिसमें नॉर्मल ब्यूटेन, और एक साइक्लोहेक्सेन के चेयर, हाफ चेयर वगैरह के सवाल आता है। तो इस तरह से 4 से 5 सवाल स्टीरियो केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। अब आप देख लो, और पूरी ऑर्गेनिक में जो काम आती है वो अलग है। इतनी इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर होता है ये। इसमें से कुछ सवाल मैंने लिए, देखो। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त 11th नंबर क्वेश्चन की जेड। तो भैया इसमें करना क्या होता है? हमसे पूछा जेड, तो भैया हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम देखते हैं ओलिफिनिक जो कार्बन होता है हमारा, जो कंपाउंड दिया गया है, ओलिफिनिक जो कार्बन है उसको हम कह देते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर, जब वो ज्योमेट्रिकल शो करता है। प्रत्येक स्टीरियोजेनिक सेंटर पे जो 2 ग्रुप्स हैं उनको हम 1 और 2 मार्क करते हैं प्रत्येक स्टीरियोजेनिक पे, अकॉर्डिंग टू द CIP रूल। और यदि 1 और 1 सेम साइड आ जाए तो इसे जेड कहते हैं, जुसामिन, और 1 और 1 और 2 और 2 अपोजिट आ जाए तो इसे ई आइसोमर कहा जाता है। यह आपको पता है। तो बस अब आपको करना क्या है, ईच स्टीरियोजेनिक सेंटर
1 और 2 CIP कहता है एटॉमिक नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा 1 और 2, इधर एटॉमिक नंबर BR का ज्यादा। ये लो पहला ही ऑप्शन Z आ गया, पहला ही सही है। बाकियों को भी कर लो सॉल्व, 1 2 1 2 E है। इधर देखो 1 2 1 2 E है, 1 1 ऑपोजिट आ गए, 1 2 1 2 E है, इनमें 3 में E है। ये एक्यूरेसी हो गई पूरी तरह से। मान लो कई बार जल्दबाजी में गलत हो जाए, पता चला E को Z कर दिया, Z को E कर दिया, तो चेक कर लो ना सारे एक बार, तो उससे पूरी एक्यूरेसी आ जाती है इस तरह के सवाल में। क्यों इजी क्वेश्चन होता है, कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में सिली मिस्टेक कर जाते हैं, तो वो भी इसीलिए कहते हैं कि एक्यूरेसी स्पीड थोड़ी ढंग से रखनी पड़ेगी ताकि हम प्रॉपर चेक कर सके चार ऑप्शन को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, 4 ऑप्शन चेक करने होते हैं एक्यूरेसी के लिए। और ऑर्गेनिक क्या, पूरी केमिस्ट्री ले लो, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, कोई सी भी स्पेक्ट्रो, सब में आपको एक्यूरेसी रखनी है, तो ऑप्शंस चेक करने पड़ते हैं ढंग से, है ना। तो ये बात हो गई 11th क्वेश्चन की। आगे बढ़ो, नेक्स्ट बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। ये लीजिए रिएक्शन आ गई है, इसमें एक बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल डाला हुआ है, एक एसिटल्डिहाइड, एक बेसिक मीडियम डाला हुआ है। जहां कार्बोनाइल वाली रिएक्शन आ जाए आप कंडेंसेशन की तरफ जाते हो। आपके सिलेबस में जो है बाकायदा बहुत सारी नेम्ड रिएक्शंस हैं, उनमें से ये केस कार्बोनाइल के पास अल्फा H है, बेसिक मीडियम में एल्डोल का केस है। किससे बिलोंग कर रहा है, एल्डोल का। और एल्डोल में इनोलेट बनता है, एक कार्बोनाइल के पास अल्फा H है, इसका इनोलेट बनेगा, दूसरे के पास नहीं, यानी क्रॉस एल्डोल का केस हो गया ना स्टूडेंट्स, क्रॉस एल्डोल का केस हो गया। और क्रॉस सक्सेसफुल क्रॉस है, क्यों, क्योंकि एक के पास अल्फा H है और दूसरे के पास अल्फा H नहीं, सक्सेसफुल क्रॉस की कंडीशन है। क्रॉस प्रोडक्ट मेजर आएगा इसका, सेल्फ नहीं आएगा, क्रॉस आएगा इसके अंदर। तो और डेफिनेटली इलेक्ट्रोफिलिक भी है और ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड पर एल्डिहाइड के इनोलेट का अटैक होगा। क्यों भैया, ये लो, तो X जो बन के आएगा वो X बनेगा कुछ ये, और उसके बाद जब इसे हीट करते हैं तो हमें पता है कि यहां से H और यहां से OH निकलती है, यानी डिहाइड्रेशन होता है, एंड फाइनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है। सिनेमैल्डिहाइड सिंथेसिस था ये, सिनेमैल्डिहाइड इसमें C ऑप्शन है, यही इसका आंसर है। बाकी चेक कर लो, एसिड बनता नहीं है, ये रिडक्शन कराओगे तब बनेगा, रिडक्शन के लिए तो रिएजेंट डाला ही नहीं है, ये नहीं बनेगा। और ये तो स्टिल्बिन है, ये कहाँ से बनेगी इस रिएक्शन में, संभावना ही नहीं है, काट दिया इसको। तो फिर सी इसका आंसर निकाल दिया। ये 12th क्वेश्चन हो चुका है आप लोगों का। क्रॉस एल्डोल हो रहा है, याद रखना हर बार एल्डोल अपना एक सवाल देता है एग्जाम में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, इसलिए इसको करके जाना भैया तैयार। ओके, नाउ इसके बाद बात आती है ऑर्गेनिक में क्वेश्चन नंबर 13 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। देखो स्टूडेंट, 13 की तरफ बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों से वापस आता हूं एक बार 9th क्वेश्चन पे। मैं चाहता तो मैं केवल आप लोगों को आंसर नंबर बी बता देता कि भाई ठीक है एसपी इसका आंसर आएगा, लेकिन मैंने आपके सामने ओरिजिनल फैक्ट रखा कि आरपीएससी ने किसे चुना है और एग्जैक्टली इसका होना क्या चाहिए था। मैंने आपके सामने ओरिजिनल फैक्ट रखा क्योंकि मेरा काम यह था कि वाकई में रियली क्या हुआ है और क्या हो सकता है। अब इसको देखो, इसका मैं आपको प्रमाण देता हूं, इसका मैं आपको एविडेंस देता हूं अगेन, क्योंकि आरपीएससी कई बार आंसर की जो है वो क्या देता है, आरपीएससी कई बार देखो कई बार हो जाती है, मिसप्रिंट भी हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर की एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो रही, एक्यूरेसी पूरी मेंटेन करता है। लेकिन देखो इस क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, आप इस क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पैरानाइट, देखो इसको आप नंबरिंग करो, नंबरिंग करोगे तो ब्रोमीन को फर्स्ट दोगे, सेकंड, 3, 4th, तो ये बन गया 1 ब्रोमो 4 नाइट्रोबेंजीन। इसमें एक ब्रोमीन है, एक नाइट्रो ग्रुप है। एग्जैक्टली KCN डाला हुआ है एथेनॉल के साथ और 150 डिग्री टेम्परेचर डाला हुआ है, यानी ये एक न्यूक्लियोफाइल डाला हुआ है। और ये एराइल हैलाइड्स हो गए, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को एराइल हैलाइड्स। और एराइल हैलाइड्स गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वी नो दैट, हम पढ़ते भी हैं एराइल हैलाइड्स में ArSN2 और बेंजाइन से, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली जब विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप हैलाइड के रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पर, तो ये सिचुएशन साफ साफ इंडिकेट कर रही है ArSN2 एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म को, और हमारे सिलेबस में मेंशन भी है।
एडिशन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एडिशन, और सवाल आते हैं इन दोनों में से कभी एक का कभी दोनों का आ जाता है। तो भैया ये जो सवाल था ArSN2 का था, अब सवाल ArSN2 का था, सब न्यूक्लियोफाइल डाला हुआ है साइनाइड, एक एथेनॉल भी है और एथेनॉल से ज्यादा बेटर साइनाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। साइनाइड गुड न्यूक्लियोफाइल है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट इसमें आप लेके चलोगे, मीजेन हैमर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से जब आप चलोगे तो प्रोडक्ट बन के आएगा ये वाला, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बी ऑप्शन, नाइट्रो एक बैड लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन की तुलना में, इसलिए बी कटेगा। सी ऑप्शन की कैसे पॉसिबिलिटी हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, आरपीएससी सी डाल रखा है। अब मुझे तो इसमें, क्योंकि देखो साइन सब्स्टिट्यूशन नाइट्रो के साथ ऐसा कोई केस मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, इफ ऐसा कोई हो तो वो देख लेंगे, और बाकी वैसे 99% तक तो, क्योंकि 1% मैं भी नहीं कहता, कई बार हो सकता है कि ऐसा कोई केस आ गया हो। अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर ए होगा। ओवरऑल जितनी भी अच्छी रेफरेंस मैं देख के आया हूं, सब रेफरेंस यहां मैं देख के आया हूं आपके सामने बाकायदा, पर अब वही बात है कि भाई इसके लिए कोई अब ऑब्जेक्शन करता है ना, इस क्वेश्चन के लिए आंसर की में कोई चेंज आया हो, ये मुझे हो सकता है आंसर की बदली गई हो, वो बिल्कुल बाद में बदली जाती है, तो ये तो देखो चांस कम है ना इसके, तो इसके और इसके चांस तो बिल्कुल कम है ना, क्योंकि ये इप्सो है और बीआर भी रख रखा है मेंटेन, बीआर जा नहीं रहा है, नाइट्रो जा रहा है, यहां भी देखो बीआर मेंटेन है, नाइट्रो जा रहा है, और वो नाइट्रो वाली पोजीशन पे भी नहीं है, दूसरी पोजीशन पे है, तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ा इसमें क्या, इसमें ये हो सकता है क्या। अच्छा हाँ देखो, इसमें ऐसी चीजें सोच लेते हैं ना एक बार, सोचने में क्या लग रहा है हमारे को, करके तो देखते हैं एक बार। इसमें ये चीज हो सकती थी क्या कि यहां पे साइनाइड अटैक करता, ठीक है मान लिया, लेकिन नाइट्रो रहना चाहिए था फिर, कि नाइट्रो ही तो अटैक करवाएगा, तो भैया ये तो संभव ही नहीं है। केमिस्ट्री क्या कह रही है, नहीं है भैया चांसेस ऑप्शन के भी है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये तो गलत है, और इसकी भी चांस नहीं है क्योंकि नाइट्रो बैड लिविंग ग्रुप है। ArSN2 साफ साफ कह रही है ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए क्वेश्चन नंबर 13 का। इसी तरह वो हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले में भी sp ही मैक्सिमम, अरे इतने सालों से sp को ही पढ़ रहे हैं भैया, sp3 डालकर कंफ्यूज करके रख दिया आरपीएससी ने, घुमा दिया, अच्छी खासी किताबें खुलवा दी बढ़िया बढ़िया रेफरेंस वाली, हाँ sp3 को आंसर में डालकर बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर। तो भैया देखो ये तो अब फिर वही बात हो गई है कि कुछ चीज़ें किसी किताब में क्या है, किसी किताब में क्या है। आपको बताऊं HCl और H2SO4 अभी भी कंट्रोवर्शियल है एसिडिटी में। क्लेडन क्या कहती है, जेरी मार्च क्या कहती है ना, अलग अलग एसिडिटी पीके वैल्यू बताई हुई है इनकी। तो फिर भैया किताबें अगर अलग अलग कह रही है तो फिर तो हम, आप कौन सी किताब रेफरेंस ले रहे हो, हम कौन सी ले रहे हैं, उस पर भी तो डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो चलिए ये तो चर्चा हो गई है हमारी क्वेश्चन नंबर 13 की। अब आप आगे बढ़ता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, और अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए है। 14 की तरफ बढ़ते हैं। ओह बेहतरीन केस, ये केस जो है मैं स्टूडेंट्स को शीट में डाल के मैंने सॉल्व करवाया था, शीट में डाला हुआ था ये केस जो है, मैंने जब पिछला आरपीएससी बैच पढ़ाया था, और अब ये आरपीएससी 2020 में आ भी गया। मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन का केस, बहुत बढ़िया केस है। देखो इस केस को देखते हैं एक बार, इस पे क्या है, इस पे डाला हुआ है ये Fe+3 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, हाँ पोटेशियम फेरिसाइनाइड, और एक डाला हुआ है बेस हाइड्रोक्साइड। तो नाइट्रोएरिन्स, नाइट्रोबेंजीन्स की ये एक अलग टाइप की रिएक्शन होती है कि नाइट्रोबेंजीन जो होती है ना, अगर उसमें नाइट्रो ग्रुप की संख्या बढ़ा दी जाए, ऑर्थो पे लगा दें या पैरा पे लगा दें, हाँ जी, तो कई बार न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाता है नाइट्रो खुद। अगर ये ऑर्थो पे हो पैरा पे हो तो नाइट्रो वाली पोजीशन पे ही अटैक हो जाता है, नाइट्रो को हटा देता है। जस्ट लाइक ArSN2, नाइट्रो बैड है लिविंग ग्रुप, ध्यान रखना। आप ArSN2 पढ़ते हो ना जब,
आप पढ़ोगे, पढ़ते हो एडिशन एलिमिनेशन, तो आप पढ़ते हो बेस्ट लिविंग ग्रुप्स होते हैं हेलोजन, हेलोजन पढ़ते हो। और ArSN2 के लिए क्रियाशीलता रिएक्टिविटी खींचते हो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इप्सो सब्स्टिट्यूशन के लिए। लेकिन इनके बाद इनसे भी पुअर लिविंग ग्रुप का नंबर आता है, जैसे OMe, हाँ, और नाइट्रो भी समटाइम इस तरह की रिएक्शन में एज ए लिविंग ग्रुप निकलता है। तो ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना था। लेकिन ऐसा तब जब ऑर्थो और पैरा पे हो, यहां तो दोनों नाइट्रो मेटा पर हैं, तो इस सिचुएशन में इप्सो सब्स्टिट्यूशन की संभावना तो घट गई। उसके अलावा और पोजीशन पे तो भैया सुनो, एक तो ये पोजीशन न्यूक्लियोफाइल के लिए बेस्ट है, और एक ये पोजीशन या ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, ये दोनों पोजीशंस भी न्यूक्लियोफाइल के लिए बेस्ट पोजीशंस हो गई अटैक के लिए। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनेगा, और वो इन दोनों के -R इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा। तो करवाओ इसका अटैक, करवाओ इसका अटैक। देखो क्या करते हैं, मैं वापस लिखता हूं इसको। सुनो, आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इस पोजीशन पे इन दोनों का स्टीयरिक फैक्टर काम कर रहा है, रिपल्शन। दैट इज वाई ये पोजीशन प्रेफर ना करके न्यूक्लियोफाइल ये और ये वाली पोजीशन को प्रेफर करे। तो न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ जब ट्रीट कराते हैं, हाइड्रोक्साइड का अटैक जब आप इस पोजीशन पे कराओगे, देखो जरा ध्यान देना स्क्रीन पे, हाइड्रोक्साइड का जब अटैक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और जैसे ही ये गए, ये देखना एक बार स्टूडेंट, इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस, इस रिएक्शन की स्पेशलिटी देखो कि इस रिएक्शन में एक कार्बेनायन मीजेनहैमर कॉम्प्लेक्स इसमें बन के आएगा। ये देखो, और ये कार्बेनायन इधर तो है ही है स्टेबलाइज -R से, ये आगे इधर भी स्टेबलाइज्ड है। कितनी बड़ी बात है, इसीलिए ये फेवरेबल है, वरना ये नहीं होता अटैक। अब क्या हुआ देखो, इसके साथ में ये ऑक्सीडेंट डाल दिया, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, जो फाइनली लास्ट स्टेप में क्या करेगा, H-, क्योंकि OH- का अटैक हुआ है तो H- के रूप में निकलेगा, H+ के रूप में नहीं निकलेगा। ध्यान रखना, H+ को तो बेस खींच लेता है खुद, H- खींचने के लिए तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट डाला जाता है, वो ये था। H- को ये Fe+3 जो है, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये खींचने का काम कर रहा है। एंड फाइनली इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा ये। और इसको आप, अगर आप नाम, क्योंकि इसमें नाम दिए हुए हैं, नाम लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल नाम निकल के आ गया। 2,6 डाइनाइट्रोफिनॉल ये वाला बनता, यहां OH अटैक करता तो, पहला ऑप्शन ही देख लो कितना बेहतरीन डाला, यहां OH अटैक करता तो बनता। लेकिन स्टीयरिक फैक्टर इस केस में 2,4 डाइनाइट्रो, यानी कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। C और D तो वैसे ही कट गए, 2 नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल कैसे, एक नाइट्रो हटा दिया, संभव ही नहीं है। 3 एमिनो नाइट्रो ये भी कट गया, इन दोनों में कंफ्यूजन होता। B स्टीयरिक फैक्टर के आधार पे आंसर, अगर देखा हुआ है ये केस तो ही इस केस को एक्यूरेसी के साथ कर रहे थे कैंडिडेट, वरना तो ये 2,6 वाले को टिक किया था कहीं कैंडिडेट्स ने। तो आ रहा है समझ में क्वेश्चन। चलिए, ये बात हो गई है 14th नंबर क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं, कितने बेहतरीन सवाल है, देखिए 2020 का ही सवाल है, ये भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, देखिए। ओके, इस सवाल में कैंडिडेट कंफ्यूज हो गए नाइट्रोबेंजीन वाले क्वेश्चन में। आप सोच के देखो स्टूडेंट्स, हाँ जी, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इससे हमें क्राइटेरिया मिल रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, पिछले पेपर में क्या लेवल चल रहा है, कैंडिडेट क्या गलती करता है, उन गलतियों को दूर करना है, इसीलिए इसकी बात कर रहे हैं हम। नाइट्रोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, जिंक NaOH, मतलब ये केस है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो का, और आप ये जानते हो अच्छी तरह से कि नाइट्रो के रिडक्शन और एमिनो के ऑक्सीडेशन से सवाल आते हैं आरपीएससी में, सिलेबस में है भी। तो भैया इस क्वेश्चन में ये रिडक्शन का केस है,
नाइट्रो के रिडक्शन आप पढ़ते हो, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में। जब एसिडिक मीडियम में कराते हैं टिन HCl एनिलीन बनता है। जब न्यूट्रल मीडियम में कराते हैं जिंक अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइल एमीन बनता है, फेनिल हाइड्रोक्साइल एमीन। और जब बेसिक मीडियम में कराते हैं तो ये दो प्रोडक्ट में से एक आता है। भैया ध्यान रखना, जब जिंक NaOH है, कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि एक्सिस में है जिंक और सॉल्वेंट एक्वस है। जब कुछ नहीं देता तो एक्वस लेते हैं। तो नॉर्मल जिंक NaOH कुछ नहीं दे, जिंक NaOH देता है ना, तो भैया फुली रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनता है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो बोले ये कब बनता है? ये बनता है जब जिंक मैथेनॉलिक NaOH डाल दे, मैथेनॉलिक NaOH डाल दे, या फिर जिंक NaOH 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ जिंक, 2 मोल ले। जब जिंक एक्वस NaOH लेते हैं या 3 मोल या फिर एक्सेस कुछ नहीं लिखे तो भैया हाइड्रेजोबेंजीन बनता है, एजोबेंजीन ये तब बनता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सी आंसर को टिक करना था। आप अच्छा कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो बेस्ट को चुनोगे अपने आप ही, वरना यहीं पे मात खा गए कैंडिडेट। इसको करें कि इसको करें, इनमें तो नहीं खाए, इनमें खा गए सी और डी में। समझ पा रहे हो इस बात को? सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ इसके बाद 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन, 16वां नंबर का सवाल है, सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली क्वेश्चन हो गया है पॉलीमर केमिस्ट्री से। पॉलीमर का सवाल है। इस तरफ पॉलीमर के नाम लिखे हुए हैं, ये हिंदी में इंग्लिश में, और इस तरफ उनका मोनोमर दिया हुआ है, मोनोमर यूनिट कौन सी होगी। तो ये पॉलीमर के तो डायरेक्ट सवाल आते हैं उठ के। नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन जो होता है वो 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन होता है। हाँ, आइसोप्रीन जो होता है वो क्या होता है? 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। सही बात है, ये देख लो। इसी तरह से सिंथेटिक रबर, जिसमें आप ब्यूना एस और ब्यूना एन और नियोप्रीन को पढ़ते हो, सिंथेटिक रबर है, ये क्लोरोप्रीन का बहुलक होता है। और क्लोरोप्रीन के अंदर मिथाइल की जगह क्लोरीन आ जाता है, तो ये 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन का बहुलक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा देखो, चलो प्राकृतिक रबर आपको ध्यान है। नियोप्रीन को अगर आप मान लो इनमें से 3 भी आपको स्ट्राइक कर जाए, एक नहीं करे तो अपने आप निकल जाएगा, और 2 कर जाए और 2 नहीं करे तो फिर आपको ऑप्शंस मिलाने पड़ेंगे। यदि आपके मैच किए हुए 2 करेक्ट केवल एक ही ऑप्शन में दिए हुए हैं तो आपको बेटर हेल्प मिल गई कि भाई वो सही हो गया, और नहीं तो फिर तो मामला भैया 3 को सही निकालना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखो, टेरिलीन हम जनरली पढ़ते हैं, पॉलीएस्टर होता है। टेरिलीन जो होता है वो टरथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल, इसी से तो मिलके बना टेरिलीन। जो रेशा होता है, फाइबर होता है, टरथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। कहां पर है वो ऑप्शन? टरथैलिक अम्ल और इथाइलिन ग्लाइकोल, सी है। और तो ग्लिपटल एक रेजिन होता है जो बेसिकली थैलिक अम्ल और इथाइलिन ग्लाइकोल से, तो टरथैलिक अम्ल और इथाइलिन ग्लाइकोल पॉलीएस्टर देता है टेरिलीन, और थैलिक अम्ल और इथाइलिन ग्लाइकोल देता है ग्लिपटल रेजिन। ठीक है स्टूडेंट, मैचिंग हो गई। मैचिंग को होते ही आपने देखो, अगर आपको मान लो 2 याद थे, फर्स्ट और फोर्थ, तो आपने फर्स्ट को मैच किया बी से, फोर्थ को मैच किया सी से, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट को बी से, फोर्थ को सी से, फर्स्ट को बी ये रहा, फोर्थ को सी ये रहा। तो एक मिनट देखो, फर्स्ट बी फोर्थ सी, इसका मतलब इसका आंसर डी आ गया। वापस देखो, वापस पीछे चलते हैं, एक बार वापस पीछे चलते हैं स्टूडेंट्स, वापस पीछे चलते हैं एक बार। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि मान लो आपको केवल और केवल 2 पॉलीमर की मोनोमर यूनिट याद है, 2 की याद नहीं है। तो अब आप क्या करो? ये देखो, ये लो, देखो देखो देखो, प्राकृतिक रबर की आपको याद है कि बोले ठीक है ये आइसोप्रीन का बहुलक है, और टेरिलीन टरथैलिक एसिड, और ये याद था, चलो ये याद कर लिया। 2 याद नहीं आ रहे, तो मैं कह रहा हूं कि पहले का बी और चौथे का सी
ऐसा, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं मैचिंग वाले में, यदि इसमें दो का आंसर, दो की हमें मैचिंग हो रही है, तो उसको हम कैसे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आप लोगों से शेयर कर रहा था यही बात कि जैसे नेचुरल रबर आइसोप्रीन का बहुलक, टेरिलीन टरथैलिक एसिड और इथाइलिन, तो थैलिक गलत, ये गलत, ये नहीं, ये मैचिंग नहीं होगी, इसकी मैचिंग क्या होगी, सी, टरथैलिक अम्ल और इथाइलिन ग्लाइकोल। तो फर्स्ट में बी और फोर्थ में सी, फर्स्ट में बी फोर्थ में सी, याद रखना, फर्स्ट में बी और फोर्थ में, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ये लो काम बन गया, फोर्थ ऑप्शन। तो अपने आप बाकी के भी चेक कर लो, सेकंड में ए और थर्ड में जो डी, सेकंड में ए और थर्ड में जो डी है, तो वो भी देख लो, है क्या, बिल्कुल देखना एक बार, सेकंड में ए ये बिल्कुल क्लोरोप्रीन का बहुलक होता है, नियोप्रीन, और थर्ड में जो है वो आंसर निकलेगा डी, वो थैलिक अम्ल और इथाइलिन ग्लाइकोल का होता है। तो आई थिंक आप लोगों को बेटर समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम दो के भी मैचिंग कर लेते हैं तो कई बार हमारे को मदद मिल जाती है, और मिल गई, देख लो हमें मदद जो है इसके अंदर। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 16, पॉलीमर से संबंधित ये सवाल था। आगे बढ़ता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बढ़िया सवाल है, देखो एक बार, ये थोड़ा सा अच्छा लेंथी क्वेश्चन दे दिया, 3 स्टेप की रिएक्शन डाली हुई है, पैराक्रिसॉल लिखा हुआ है स्टूडेंट, पैराक्रिसॉल दिया हुआ है, और आपके सामने ये डाला हुआ है एक रीएजेंट फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड, आप इसे बोल सकते हो। वैसे देखो हम टॉसिल क्लोराइड पढ़ते हैं, टॉसिल में या CH3 और आ जाता है, पैराटोलोइन आ जाता है, बट कोई बात नहीं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी बोल सकते हो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी है। एग्जैक्टली बेसिक मीडियम में क्या चीज स्ट्राइक कर रही है, फिनॉक्साइड बनना, और फिनॉक्साइड इस पर अटैक करके सब्स्टिट्यूशन कर दे, ये रिएक्शन तो स्ट्राइक कर रही है, मतलब ए क्या बनेगा, ए बन के आएगा स्टूडेंट्स OSO2PH। याद करो, इस जगह अगर टोलुइन होता है ना, पैराटोलोइल सल्फोनिल क्लोराइड, तो आप उसको टॉसाइल क्लोराइड बोल देते हो। टॉसिल ग्रुप, OTS लिविंग ग्रुप जो होता है, ये अल्कोहल को या सॉरी OH ग्रुप को प्रोटेक्ट किया गया है एग्जैक्टली इस रिएक्शन में। क्यों? ताकि ऑक्सीडेशन जब कराएं तो इस रिंग, फिनोलिक रिंग पर कोई इफेक्ट ना पड़े। KMNO4 डाला और अब केवल और केवल इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो KMNO4 इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बेंजाइलिक पोजीशन पे बेंजोइक अम्ल बनाता है। OSO2PH अपनी जगह है, एसिडिक मीडियम वापस से इसको डीप्रोटेक्ट करने के लिए है। यहाँ पर ये अटैक देखो ऐसे होता है ना, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है ना, वाटर के साथ रखेंगे एसिडिक मीडियम को, फाइनली पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन के आएगा सी। देखो ना, अगर प्रोटेक्ट नहीं करते तो ऑक्सीडेशन होता। सही बात है कि नहीं है? इसका चांस नहीं है, इसका भी चांस नहीं है। क्यों? इसका चांस क्यों नहीं है भाई? उसका चांस कैसे नहीं? उसका तो पूरी तरह से हट गया, उस पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं अटैक करने का। इसका चांस ऐसे कि भाई इसकी कोई रिएक्शन ऐसे अटैक कर जाए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखो ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल से ये सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पर इस पोजीशन पे, ये भी चांस नहीं है ना, तो ये भी कट गया। सी ऑप्शन तो आ ही रहा है हमारा आंसर। ये एक अब बन सकता था जब आप ये नहीं डालते और केवल डायरेक्ट KMNO4 डाल देते, तो मे बी इस तरह का क्विनोन जो है प्रोडक्ट, बेंजोक्विनोन टाइप का प्रोडक्ट इसमें बन सकता था, तो इस वजह से ए भी कट गया। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या निकला? सी निकला 17th क्वेश्चन का, और यही इसका आंसर भी दिया हुआ था। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मेसिडाइल ऑक्साइड अमोनिया से रिएक्शन, ये तो भैया माइकल एडिशन का केस हो गया है, स्ट्राइक कर लो पहले, माइकल रिएक्शन का केस हो गया है। मेसिडाइल ऑक्साइड की अमोनिया से अभिक्रिया क्या उत्पाद देगी? मेसिडाइल ऑक्साइड तो ये होता है, देखना एक बार जरा, मेसिडाइल ऑक्साइड जो है वो 2 एसीटोन की रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन करके बनाया जाता है। मेसिडाइल ऑक्साइड ये होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इनोन है ये, देखो चेक करो,
आप इसकी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करवाते हैं कई बार इसमें, वो भी हमारे सिलेबस में है। क्या देखो अमोनिया के साथ रिएक्शन है, अमोनिया सॉफ्ट न्यूट्रल एमीन माइकल देती है, बीटा कार्बन पे अटैक होता है, बीटा पे जोड़ दो, बस इतना सा काम करना और कुछ नहीं। NH2 को जोड़ दो, इस पे अल्फा पे प्रोटॉन जोड़ दो, ये बन गया प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट दिया हुआ है क्या कहीं? चेक करो देखिए, ये है क्या? ये तो सवाल ही नहीं है ये बनता है, ये कैसे बनेगा? मेसिडाइल ऑक्साइड कुछ और है, ये तो एसीटोन से बनाया हुआ है, गलत हो गया। ये इसकी संभावना तब बनती जब हाइड्रोक्साइल एमीन था, हाइड्रोक्साइल एमीन है ही नहीं, अमोनिया डाला हुआ है, इसकी संभावना भी नहीं बनती। अरे ऑप्शन ही ऐसे बना के देता है आरपीएससी के, आराम से निकल जाए कई बार तो आंसर। इसका आंसर होगा सी आंसर। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका आंसर बिल्कुल सी ही है और ये हो चुका है आप लोगों का सॉल्व। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन द्वारा प्राप्त होने वाले NMR का केस है और बहुत बढ़िया केस पूछा, देख लो, नंबर ऑफ सिग्नल्स पूछे हैं। नंबर ऑफ सिग्नल का ही केस 2016 में था, ये 2020 का केस है। नंबर ऑफ सिग्नल का केस ही 2020 में आया है ना, तो इतना ही लेवल चलता है। प्रोटोन NMR से सवाल बनता है NMR में। 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन बनाओ तो सही, सॉल्व करो तो सही। NMR जब पढ़ोगे तब आप देखोगे उसमें कि भैया वैसे तो 3 तरह के प्रोटोन दिख रहे हैं, लेकिन ये वाली जो प्रोटोन है 2, इसे जब आप ओपन करते हो कुछ ऐसे ओपन करते हो, देखो काइरल सेंटर है एक ये वाला, इसे जब ओपन करते हो तो ये दोनों प्रोटोन जो है डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटोन होती हैं, इसलिए NMR में हम बोलते हैं ये A, ये B और ये C और D, ये दोनों अलग अलग सिग्नल देती हैं। टोटल 4 NMR सिग्नल आएंगे, आंसर C हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? C आंसर है, 4 NMR सिग्नल होंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20, SN2 रिएक्शन के लिए निम्न में से कौन सी यौगिक की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? मतलब ये पूछा गया है ऑर्डर आप लोगों से। और SN2 में आप क्या चेक करते हैं स्टूडेंट्स? SN2 रिएक्शंस के अंदर आप चेक करते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस को। जितनी कम हो एल्काइल हैलाइड में, SN2 के लिए उतना ही बेस्ट रिएक्टिव होता है। जितनी ज़्यादा हिंड्रेंस होगी उतना ही कम। इसमें हिंड्रेंस की अगर हम ऑर्डर की बात करें, हिंड्रेंस का ऑर्डर जो है 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है, 2 में उससे कम, 1 में सबसे कम। SN2 के लिए रिएक्टिविटी आती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इस बेसिस को ध्यान रखो और अब सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को। इसमें है क्या मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में है क्या? सॉल्व कर लो इसको, आराम से सॉल्व होगा। हाँ जी, एक बार वापस देखते हैं। ये 19 हो गया सवाल, ये आ चुका है, ये रहा वो क्वेश्चन। तो भैया सुनो, A, B, C और D कंपाउंड चारों एक जैसे हैं। आप चेक करो ढंग से, आप देखोगे कि ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, यही बनाए हुए हैं। तो आप देखो इसमें तो 3 डिग्री को सबसे ज्यादा बताया हुआ है, पहला ऑप्शन कट गया। ये थोड़ा ऑर्डर इस तरह से चल रहा है, ये चारों इस तरह से यहां पे ये रहा। बी ऑप्शन ये है, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है और ये सी में आ रहा है ना, ये वाला ये सी में चल रहा है और ये नीचे वाला डी है। तो देखना जरा, बी में 3 डिग्री तो सबसे कम है, पर 1 डिग्री फिर 2 डिग्री ज्यादा बता दिया, गलत हो गया। सी पे आओ, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब ये सी सही हो सकता है। बस आपको यहां कंपेयर करना है तो भैया स्टीयरिक फैक्टर ज्यादा है, इसमें ही रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा आएगी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स चेक करो, ये ओपन चेन लॉन्ग चेन है, सीधी श्रृंखला है, यहां ब्रांचिंग आ गई, ब्रांचिंग में स्टीयरिक फैक्टर ज्यादा होगा कंपैरेटिवली लॉन्ग चेन में, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी SN2 के लिए सबसे ज्यादा, इसकी उससे कम, 2 डिग्री उससे कम होता ही होता है, 3 डिग्री सबसे कम होता है। सी आंसर निकल गया, डी ऑप्शन को देखने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, 21 की तरफ आते हैं। ओके ओके ओके, एलिमिनेशन का केस है। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन का केस है, एलिमिनेशन रिएक्शन का केस है। क्या पूछा है देख लो, एल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक KOH, कैसे स्ट्राइक किया? एल्कोहलिक KOH दिख रहा था एल्काइल हैलाइड के साथ। तो भैया एलिमिनेशन का केस है तो ऑप्शन नंबर ए कट गया, ऑप्शन नंबर सी कट गया। आप सब्स्टिट्यूशन मत कराना एल्कोहलिक KOH के साथ में, एलिमिनेशन का केस है। और जब 2 तरह की बीटा हाइड्रोजन्स होती हैं
तो नॉर्मल Br के साथ, नॉर्मल बेस के साथ अगर ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिखता ना, अपने को अल्कोहल देता लिख के, तब तो अपन हाफमान बनाते, वरना अपन सेटजेफ की तरफ जाएंगे। तो इसने कुछ भी नहीं लिख के दिया, तो सेटजेफ प्रोडक्ट बनाएंगे, वो 2-पेंटीन होगा, और 2-पेंटीन इस ऑप्शन में ये जो है ये है टी ऑप्शन, 2-पेंटीन बनेगा। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? डी ऑप्शन इसका जो है आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 22। बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एरिनियम आयन में हाइब्रिडाइजेशन, तो पहले एरिनियम आयन खींच ले एक बार, ये एरिनियम आयन, ये अटैक होने के बाद क्या होता है एरिनियम आयन में? एक sp3 और रिमेनिंग बाकी के सारे sp2। तो चेक करो, सभी कार्बन परमाणु sp2 नहीं, सभी sp3 नहीं, एक कार्बन sp3 सही, एक कार्बन sp2 नहीं भैया, बाकी के 5 sp2 होते हैं। केवल एक टेट्राहेड्रल sp3 होता है एरिनियम आयन में। नाइट्रेशन, एलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडेलक्राफ्ट सभी इसके एग्जांपल्स होते हैं। बाकी के सारे sp2 हाइब्रिड होते हैं, केवल एक sp3 होता है। यह एरिनियम आयन का कंसेप्ट था। अच्छा सवाल था भैया, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 23 पर। 25 टोटल क्वेश्चन है जो सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, 23 पे आ गए हैं। इसके बाद 2 सवाल और रहेंगे। अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में द रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड क्लोरीन, ये देखो यही बता रहा था मैं, ये उस समय बात करना भूल गया था, अब आ गई है इसकी बात। अब चर्चा कर लेते हैं इसकी। बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ नॉर्मल कंडीशन में होती ही नहीं है, फोटोकेमिकल कंडीशन में होती है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी गैमेक्सेन बनता है, और प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन होगी तो हमें पता है मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। अब आप सोचो, फ्री रेडिकल में इसमें सवाल क्या पूछा, इसमें मैकेनिज्म पूछी है, फ्री रेडिकल तो लिखा ही नहीं। क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन नहीं होगी भैया, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में इलेक्ट्रोफिलिक आयोनिक मैकेनिज्म से नहीं होती, फ्री रेडिकल, और वो भी कौन सी? योगात्मक अभिक्रिया होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड पर योग हो रहा है, एडिशन हो रहा है। पहले एक Cl रेडिकल और दूसरा Cl, एक Cl जुड़ता है, फिर रेडिकल बनता है, फिर दूसरा जुड़ता है। इस तरह से योगज यानी योगात्मक एडिशन रिएक्शन से होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक हो सकती थी जब ये प्रकाश की जगह AlCl3 डालता, तो फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक होती, लेकिन तब उत्पाद गैमेक्सेन थोड़ी बनता, तब तो क्लोरोबेंजीन बन के आता। इज इट क्लियर? नाउ ये बात हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 23 की, और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 नॉर्मल ब्यूटेन के 2 विषम तली संरूपी, अरे वाह कितना बेहतरीन सवाल। द 2 गाउचे कन्फर्मर्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, और ऑप्शंस दिए एनांशियोमर, डायस्टीरियोमर, मीजो, इनमें से कोई नहीं। ये 2016 आरपीएससी में पूछा गया था, 2016 में पूछा हुआ सवाल है। ये नॉर्मल ब्यूटेन बनाओ एक बार, तब इस क्वेश्चन को देखेंगे ढंग से। ये बना दी, और इसका हमने क्या बना दिया? गाउचे कन्फर्मर, दोनों गाउचे कन्फर्मर ले लिए नॉर्मल ब्यूटेन के। ये लो, ये लो, 2 गाउचे कन्फर्मर ले लिया हमने, ले लिए ना दोनों। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है अगर हम देखें तो। पर क्या ये इनांशियोमर होंगे, क्या ये सुपर इम्पोज होंगे कि नहीं होंगे? तो मिरर नॉन सुपर इम्पोजेबल अगर मिरर इमेज है तो वो इनांशियोमर है, और यदि सुपर इम्पोज है तो आइडेंटिकल है। मीजो तो ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि मीजो की कंडीशन में तो 2 कायरल सेंटर होते हैं। डायस्टीरियोमर ये हो नहीं सकते, क्योंकि नॉट मिरर इमेज ये है नहीं। इन दोनों में से होगा आंसर। अब नन ऑफ दीज या इनांशियोमर, तो सुनो मेरी बात, नॉर्मल ब्यूटेन की गाउचे फॉर्म्स जो हैं उनमें सिग्मा यानी प्लेन एब्सेंट है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट दे आर कायरल फॉर्म्स एंड दे आर इनांशियोमर्स। एग्जैक्टली, ये इनांशियोमर्स है, क्योंकि जब प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट आ जाती है तो मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोज नहीं होती। कायरलिटी की कंडीशन थ्योरेटिकल चेक करने के लिए। प्लेन आप कोई सा भी लगाओ, प्लेन नहीं लगेगा। कोई सा भी प्लेन लगा के देखो आप, इस पे नहीं लगेगा,
सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं लगेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री तो स्टैगर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो वहां तो प्लेन भी मिल जाता है स्टैगर्ड में। स्टैगर्ड एक आइरल है, इनएक्टिव है। एक फुली एक्लिप्स्ड वो भी एक आइरल है, वो भी इनएक्टिव है। और बोले गाउचे ये काइरल है, इनांशोमर्स है, लेकिन भैया ये इंटर कन्वर्टेबल है एक दूसरे में थ्रू रोटेशन, इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। और यदि इनको सेपरेट करना है तो टेम्परेचर बहुत कम करेंगे, और जब सेपरेट करेंगे तो दोनों 50-50% यानी 17% ये आती है, 17% ये आती है, दोनों इक्वल अमाउंट में आती है, तो ओवरऑल नॉर्मल ब्यूटेन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। लेकिन आपसे तो केवल इतनी सी चीज पूछी थी कि गाउचे कन्फर्मर आपस में क्या संबंध रखते हैं, रिलेशनशिप। भैया प्रतिबिंब रूपी होंगे, इनांशोमर्स होंगे, ये ध्यान रखना। ये 2 बार आ गया सवाल अब तक आरपीएससी में, 16 में भी आ गया, 20 में भी आ गया ये सवाल। क्लियर है ये बात सभी के? ये चर्चा हो गई क्वेश्चन नंबर 24। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन ये स्टीरियो का ही केस है। मोस्ट एथेन मॉलिक्यूल नेचुरली एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन। तो भैया जो स्टेबल कन्फर्मेशन है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। एथेन का सबसे स्टेबल कन्फर्मर होता है स्टैगर्ड कन्फर्मर। स्टैगर्ड में ही वो एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि इसमें एक्लिप्सन स्ट्रेन यानी टॉर्शनल स्ट्रेन एब्सेंट होती है, जबकि एक्लिप्स्ड फॉर्म में टॉर्शनल स्ट्रेन प्रेजेंट होती है। गाउचे इनके बीच में स्टेबिलिटी रखती हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टैगर्ड होती है, तो जो स्टेबल है उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली एथेन मॉलिक्यूल। ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 25 क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैंने शेयर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से और मुलाकात होगी। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।